10 मिनट में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सम्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन, क्या होता है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सम्मेटिव असेसमेंट, जिसे हम बोलते हैं योगात्मक मूल्यांकन, क्या होता है। ठीक है, अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप बोलें एक प्रकार का हमारे पास मूल्यांकन है जो क्या करता है, जो हमें बताता है कि सीखने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद टेस्ट किया जाता है। ठीक है, कि हम सीखने की जो प्रक्रिया है वो सीखने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। जैसे मान के चलो कि आपने एक यूनिट ख़त्म कर ली, मान के चलो आपने 2 यूनिट ख़त्म कर ली, मान के चलो कि आपने पूरी की पूरी क्लास की जितना भी आपके पास चैप्टर थे, जितने भी आपके पास बुक थी, सब आपने ख़त्म कर ली और आप में लास्ट में आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम सम्मेटिव असेसमेंट। तो आप बोल सकते हो सीखने की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद करते हैं। दूसरी बात, निर्धारित समय पर होता है और विद्यार्थी की परफॉर्मेंस, अचीवमेंट और लर्निंग आउटकम को मापता है। ठीक है, अगर हम बात करें सरल भाषा में, अगर हम कहें तो यूनिट, टर्म और सेशन के अंत में जो भी हम एग्ज़ाम देते हैं, जो भी हमारे पास जो हमारा मूल्यांकन होता है, उसी को हम बोलते हैं सम्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, अब बात आती है कि आखिर सम्मेटिव असेसमेंट क्यों लिया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है। तो आप बोलना इसका पर्पस क्या होता है। सबसे पहला होता है सीखने का, अचीवमेंट का मापना, कि आखिर विद्यार्थी ने एक यूनिट में, एक टर्म के अंत तक कितना लर्निंग आउटकम प्राप्त किया है, मतलब कितना बच्चा सीख चुका है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सम्मेटिव असेसमेंट की, यहाँ पे आपको ग्रेडिंग दी जाती है। ठीक है, और प्रमोशन दिया जाता है। ग्रेडिंग से आपको अंक देना है, जैसे रैंक देना है, और सीधी सिंपल बात है कि आपको जैसे आपका अंक है, रैंक है, इसके हिसाब से आपको अगली क्लास में क्या है, प्रमोट कर दिया जाएगा। दूसरी क्लास में आप 7th क्लास में थे, 8th में चले जाओगे, 8th में थे 9th में चले जाओगे, 9th में थे तो 10th में चले जाओगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारे पास में करिकुलम इफेक्टिवनेस जांचना। हम ये भी जानते हैं कि कौन सा विषय कठिन है, कौन सा सरल है। अगर कठिन विषय है तो उसे कहाँ कहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, हाई स्टेक्स निर्णय, मतलब जैसे स्कॉलरशिप देना है, बच्चों को प्रमाण पत्र देना है, हमें चयन किसी परीक्षा के माध्यम से करना है, तो वहाँ पे भी हम किसका उपयोग करते हैं, सम्मेटिव असेसमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अब कब होता है तो मैंने पहले ही बताया था, जैसे आपने यूनिट टेस्ट दे रहे हो आप, ठीक है, मिड टर्म टेस्ट दे रहे हो, टर्म एंड एग्ज़ाम दे रहे हो, एनुअल एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी सम्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आते हैं कि आखिर बच्चे ने क्या और कितना सीखा है। ठीक है, अब आती है कि किस किस उपयोग में और कौन कौन से उपकरण हम उपयोग कर सकते हैं हमें अगर सम्मेटिव असेसमेंट लेना है। ठीक है, तो आप बोलना सबसे पहले हम लिखित परीक्षा से ले सकते हैं। ठीक है, लिखित परीक्षा के अलावा हम क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं जिसमें MCQ वगैरह पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर हम टिक मार्क MCQ दे सकते हैं ओएमआर शीट में। ठीक है, प्रैक्टिकल परीक्षा कर सकते हैं हम। ठीक है, प्रोजेक्ट या फिर असाइनमेंट का मूल्यांकन कर सकते हैं, या फिर हम कभी कभी क्या कहा है, ओपन बुक टेस्ट भी ले लेते हैं, जहाँ पे हम सम्मेटिव असेसमेंट देखते हैं कि आखिर बच्चे ने कितना सीखा है। अगर हम बात करें एग्जाम ट्रिक की, कि एग्जाम में आप कैसे पहचानोगे कहाँ पे सम्मेटिव असेसमेंट है और कहाँ पे फॉर्मेटिव। ठीक है, अब याद रखना, जहाँ भी आप देखो फॉर लर्निंग है ना, फॉर लर्निंग अगर देखो तो आँख मूंद कर आप जवाब देना कि फॉर लर्निंग का मतलब क्या है, कि वो बात कर रहे हो किसकी, वो बात कर रहे होंगे हमारे पास में फॉर्मेटिव असेसमेंट की। और अगर आपसे पूछे ऑफ लर्निंग तो आप बात कर रहे हैं सम्मेटिव असेसमेंट की। ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये होता है कि बीच में भी हो सकता है। जैसे मान के चलो मैं अभी आपको एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और बीच में ही मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब सम्मेटिव असेसमेंट क्या होगा, अब मान के चलो कि मैंने एक पूरी की पूरी यूनिट ख़त्म कर दी, ठीक है, जहाँ पे मैं शिक्षण शास्त्र की विधियाँ पढ़ा रहा हूँ, और लास्ट में मैंने आपका एक टेस्ट ले लिया, तो वो क्या होगा हमारे पास में, सम्मेटिव असेसमेंट होगा। ठीक है, अब बात आती है जो सम्मेटिव असेसमेंट है, इसकी समस्याएं क्या क्या हो सकती हैं। देखो सबसे पहले इसकी समस्या क्या है, यहाँ से एंजाइटी और स्ट्रेस आता है, बच्चों में स्ट्रेस आता है। ठीक है, एक ही परीक्षा से बच्चे की पूरी योग्यता को मापना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, कि हम केवल यहाँ से एक परीक्षा ली हमने और एक यूनिट टेस्ट लिया और हमने माप दिया कि बच्चा आपका तो बहुत ज़्यादा बेकार है, इसको कुछ नहीं आता है, ये कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा क्या है, यहाँ पे मापना कठिन होता है, क्योंकि हमें भी पता है कि हर एक बच्चे में अलग अलग प्रतिभा छुपी होती है। कोई खेल में अच्छा होता है तो कोई पढ़ाई में अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या है, हम बोल सकते हैं कि पूर्णतः मूल्यांकन नहीं कर पाते बच्चे का। ठीक है, और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट समस्या इसकी ये है कि ये रोट लर्निंग, जैसे हम बोलते हैं रटना, रोट लर्निंग को बढ़ावा देता है। ठीक है, और अगली बात करते हैं इंडिविजुअलाइजेशन लर्निंग में कमी होती है, कि हम व्यक्तिगत रूप से बच्चे को नहीं सिखा पाते हैं। ठीक है, या फिर व्यक्तिगत रूप से बच्चे का टेस्ट नहीं लेते हैं, एक साथ में हम दूसरे से कंपेयर करते हैं।
ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी क्या होता है आपके पास में लाइन बाई लाइन पूछ लेता है, तो याद रखना जो सम्मेटिव असेसमेंट है, सीखने के स्तर के अंत में क्या है, एक आपने क्या उपलब्धि हासिल की, आपने कितना सीखा है, उसको मापने की प्रक्रिया है, ना कि सीखने की। ये सीखने की प्रक्रिया नहीं है, केवल सीखने के मापने की प्रक्रिया है कि आखिर कितने सीखा है आपने। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 5 MCQ देखते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास में दिया है, समेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने की प्रक्रिया का समझना, फीडबैक प्रदान करना, उपलब्धि का मूल्यांकन करना, सीखने की कठिनाई को पहचानना। ठीक है। तो अभी मैंने बताया तो समेटिव का मेन उद्देश्य क्या होता है कि आपकी उपलब्धि आपने कितनी हासिल की है। ठीक है। आखिर आप कितना सीख पाए हो। ठीक है। तो आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपके पास अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन समेटिव असेसमेंट का उदाहरण है? ठीक है। शिक्षक द्वारा कक्षा में मौखिक प्रश्न, होमवर्क काफ़ी की जांच, टर्म एंड टेस्ट, प्रतिदिन उपस्थिति रजिस्टर। देखो समेटिव असेसमेंट मतलब लास्ट में ले रहे हैं हम, है ना। अगर शिक्षक मौखिक प्रश्न पूछ रहा है, ये तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी पूछ सकता है कि बीच में कहीं का चैप्टर पढ़ा रहा है वहाँ पूछ सकता है। होमवर्क काफ़ी, ये तो नॉर्मली करते हैं, रोज़ चेक कर रहा है। लेकिन जो टर्म एंड टेस्ट होते हैं हमारे पास में, ठीक है, ये टर्म एंड टेस्ट क्या होते हैं, पर्टिकुलर आपको जांचा जाता है कि आखिर आपने कितना सीखा इस सेशन में। ठीक है। ओके। अगली बात हमारे पास में है, समेटिव असेसमेंट मुख्यतः किस प्रकार का मूल्यांकन है? ठीक है। कंटिन्यूसली, कंटिन्यूस का मतलब नियत रूप से आप किसका मूल्यांकन कर रहे हो। ठीक है। डायग्नोसिस, टर्मिनल या फिर रेमेडियल। ठीक है। तो आप बोलना इसका टर्मिनल है, क्या है कि हम हमारे पास जो चैप्टर हो चुका है उसके अंत में कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए क्या हुआ हमारे पास में टर्मिनल हुआ। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया है, समेटिव असेसमेंट में फीडबैक की भूमिका क्या होती है? तत्काल सुधार के लिए, भविष्य की योजना और ग्रेडिंग के लिए, त्वरित त्रुटि के लिए, और क्लासरूम स्ट्रेटेजी बदलने के लिए। ठीक है। यहाँ पे फीडबैक की बात हो रही है, और हमने अभी पढ़ा था कि फीडबैक, या फिर हम बोल सकते हैं अगर हम कॉपी भी चेक कर ली हमने, अब तो हम क्या, या तो ग्रेड देंगे, ठीक है, या तो उसको हम अगली क्लास में प्रमोट करेंगे। अब ऐसा तो हो नहीं कि हम उसका तत्काल सुधार करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आने वाले भविष्य की योजना बनाने में हमें सहयोग मिलता है कि आखिर कहीं का विषय कठिन तो नहीं है, कहीं वहाँ पे सुधार करने की ज़रूरत तो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग शब्द किस मूल्यांकन से जुड़ा हुआ है? फॉर्मेटिव, डायग्नोस्टिक, समेटिक या फिर रेमिडियल। ठीक है। ऑफ है ना, हमने बोला था जहाँ आपको देखो ऑफ लर्निंग, तो आप आंख बंद कर देना। ऑफ लर्निंग मतलब समेटिव असेसमेंट। अगर ऑफ की जगह पे आपके पास यहाँ पे लिखा होता क्या, ऑफ की जगह पे आपके पास लिखा होता फॉर लर्निंग, तो आप क्या बोलते, फॉर लर्निंग लिखा होता तो आप बोलते फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। दिक्कत, समस्या, परेशानी यहाँ पे नहीं होगी। ओके।